हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहा है आप लोग एग्जाम नजदीक आते जा रहा है। 16 से 30 तारीख के बीच में आप लोग एग्जाम होना है। तो ऐसे में बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए एग्जाम की तैयारी में। याद रखिए कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस सेट 3, जी हाँ क्लास 9 का जो टर्म 2 में मॉडल पेपर जारी हुआ। इससे पहले सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। साइंस का तीनों सेट कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ का दोनों सेट अपलोड कर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश का भी एक एक सेट कर दिए हैं। बाकी जितना भी बचा है कल सारा चीज कंप्लीट कर देंगे। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक नेक काम, प्यारा सा काम जरूर कीजिए दोस्तों। एक एक विद्यार्थी कम से कम 10 दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए आप शेयर करोगे तो उसको इसके बारे में जानकारी, देखिए लोगों को शिक्षा कब नहीं मिलती, जब उनको जानकारी का अभाव होता है। पता ही नहीं चल रहा यूट्यूब में एक अच्छी क्लास चल रहा है, मॉडल पर का सोल्यूशन हो रहा है, तो आप बताओ उनको यार जिनको जरूरत है, ताकि वो पढ़ सके, बिना ट्यूशन का भी पढ़ सके, फ्री में पढ़ सके। तो चलिए शुरू कर इस क्लास को। और जो जो सब्सक्राइब नहीं किए कर ही लेना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, लाइक भी कर देना। पहला सवाल है, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल है? तो दोस्तों धुरी शक्तियों में आप लोग देख सकते हो जर्मनी, इटली, जापान। देखिए जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो जर्मनी, जापान, इटली, इन लोगों का जो सपोर्ट किया था, ठीक है, उन लोगों को धुरी शक्ति कहा जाता है। मतलब ये लोग एक तरफ था और इसके ऑपोजिशन में दूसरा तरफ था, दोनों में पूरा मारपीट हुआ। तो जो इधर था ना, इन लोगों के पार्टी में जो था, उनको धुरी शक्ति कहा जाता है। तो मेन कौन कौन देश था? जर्मनी, इटली और जापान मुख्य धुरी शक्तियों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो देखो रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। देखते हैं आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार रेल का पटरी होता है ना, मान लो ये एक है, ये रेल का पटरी है। अब देखोगे यहाँ नीचे में लकड़ी का पट्टा लगा रहता है, इस प्रकार से लगा रहता है ना, और इसके ऊपर ये पटरी रहती है इसके ऊपर। तो इन्हीं लकड़ी के पट्टों को दोस्तों स्लीपर कहा जाता है। ठीक है, वही लिखा है कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उन्हें स्लीपर कहा जाता है। निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो निर्धनता रेखा गरीबी मापने की एक रेखा है। जी हाँ, उसी से निर्धनता का रेखा से नहीं मापता है ना, कि जो निर्धनता रेखा से नीचे है वो गरीब है, जो उससे ऊपर है वो बस अमीर है, जो भी है। तो निर्धनता रेखा एक गरीबी मापने की एक रेखा है। एक यहाँ उचित लिखना, ठीक है, एक उचित आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। सिंपल सा बात है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हो? देख लो, केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। आप लोग देखे होंगे राशन तो मिलता ही है ना। जी हाँ, आप जाते हो कोटा चावल लाने 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ठीक है। कुछ दिन पहले एक फोटो आया था कि बुलेट में चढ़कर राशन लाने जा रहा है। बताओ, बुलेट में 2.5 लाख का बुलेट लेके घूम रहा है और राशन खा रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो सक्षम है उसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो यही चीज़ है कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज को विनियमित कर, मतलब केंद्र सरकार क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि खनाज जो अनाज होता है उसको अपने पास इकट्ठा करता है, और उसको फिर क्या करता है भारत सरकार राशन के दुकानों के द्वारा माध्यम से जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनमें वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। मतलब जो आपका राशन का दुकान है ना, जो कह सकते हैं डीलरशिप, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। समझ गए? जिसमें गरीबों को अनाज दिया जाता है मुफ्त में या फिर बहुत ही कम दामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो ये दोस्तों हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ओके, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हो? तो देख लो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। क्या है? शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों में से एक है, और 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 साल के जो भी बच्चा है उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएं। सरकारी स्कूल जो है दोस्तों वो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, कोई भी पैसा डिमांड इसके लिए नहीं कर सकता है। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, कुछ ही दिन मानसून वर्षा होती है फिर रुक जाती है। मतलब क्या मानसून में विराम, मतलब क्या, मानसून मतलब बरसात होना, अब बस उसमें बरसात नहीं होगा तो हो गया मानसून विराम। मतलब मानसून का रुक जाना ही मानसून विराम कहलाता है, ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो मानसून विराम का अर्थ क्या है? शुष्क समय मतलब सूखा समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, और कुछ ही दिन मानसून होती है फिर रुक जाती है। अब चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो बढ़ जाओ सीट में, अच्छे से वेट बांध लो और चलो अब दौड़ के चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है, नाथसी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? नाथसी लोग मतलब जो हिटलर कह सकते हैं नाजीवादी जो लोग थे, वो यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? तो देखिए निम्न वजह थी। क्या क्या वजह थी? पहला वजह, नाथसी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है। मतलब कह सकते हैं ना, अभी समाज में आप देखे होंगे ना कि उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग,
भेदभाव होता रहता है। उसी प्रकार का था कि नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर जो यहूदी थे, यहूदी लोग विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल के लोग थे। तो जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। ये किसका विचारधारा था? नाजी लोगों का, नाजीवादी लोगों का, जो कि हिटलर की विचारधारा के लोग थे। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग वस्तु में रहते थे, जिन्हें घेटो कहा जाता था। वो बिल्कुल अलग समाज में रहता था। ठीक है। जर्मनों के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। जर्मन क्या मानते थे? ये जर्मन मतलब वही नाजीवादी बोलो या फिर नाजीवादी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को तो नाजीवादी कहा जाता है। तो उन लोगों के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। उन लोग ये मानते थे यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। यहूदी लोग क्या करते थे? व्यापार करता था। किस चीज का? धन उधार देने का धंधा, ही सारा चीज करते थे। व्यापार करता था, धन उधार देता था, लेता था, सूदखोरी का काम करता था। औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताएं। तो देखिए, उस काल को जब अंग्रेज ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहते हैं। औपनिवेशिक मतलब समझ लो, जब ब्रिटिश आकर हमारे देश में बिजनेस करना शुरू कर दिया, उस काल को ही औपनिवेशिक काल कहते हैं। ठीक है। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। तो वही चीज़ है, जो ब्रिटिश आकर हमारे देश में बिजनेस किया, शासन किया, उसी काल को औपनिवेशिक काल कहा जाता है। मतलब जब तक यहाँ पर ब्रिटिश थे। पहला क्या है? अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना और कपास का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। समझ गए? आगे देखो दोस्तों, क्या है? शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? ये रहा मेन सवाल। क्या बोला है? शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण जो क्षेत्र होते, ग्रामीण जो लोग होते हैं, उनको कैलोरी की अपेक्षा, मतलब खाने में जो ज़्यादा खाना कह सकते हो, क्यों है? तो भाई साहब, ग्रामीण लोग मेहनती होते हैं। देख लो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। आप लोग और भी कुछ बना कर इसमें लिख सकते हो। समझ गया ना? किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो जब कोई आपदा आती है, डिजास्टर आती है, तो खाद्य सुरक्षा मतलब खाने पर कैसे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है? तो देखो, निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या क्या? प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। खाद्यान्न मतलब जो खाने का सामान है, गेहूं, अनाज, जो भी अनाज है, इनमें कुल उत्पादन में क्या होती है? कमी आती है। सूखा हो गया तो अनाज पैदा नहीं होगा, बाढ़ आ जाएगा तो भी मर जाएगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट में बोल रहा है, खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाती है। अब सोचो, फसल नष्ट हो गया। जहां पर पहले 1 क्विंटल आलू होता था, मैं जस्ट एक मान रहा हूँ, ठीक है, 1 क्विंटल आलू होता, अब 10 किलो आलू हुआ, तो अब जरूरत से मतलब जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि अब चीज़ों में कमी हो गई है। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं, और सबके पास तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग ऊंचे ऊंचे दाम में खरीद ले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण होता है। और व्यापक भुखमरी में क्या, लोगों को खाना ही नहीं मिलता है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, चावल नहीं मिलता है, तो ये भुखमरी होता है ना, तो हजारों लोगों को इससे मौत का कारण हो सकता है। यदि आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। यही चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। और लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो देखो, निम्नलिखित कारणों से चुनाव की आवश्यकता है। क्या क्या? अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। मतलब क्या? अधिकांश लोकतांत्रिक मतलब सभी कह लो कि लोग शासन करते हैं ना, लोगों ने जो कहा, ठीक है, प्रतिनिधि वही करते हैं। प्रतिनिधि पहले वादा करते हैं कि भाई मैं जीतूंगा तो ये चीज़ करूंगा, मतलब लोग के लिए काम कर रहा है। ठीक है। बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर। अब बिना चुनाव मतलब लोकतंत्र तो नहीं है ना, आप खुद का मत ही नहीं रख पाओगे, चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ से होगा? लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की बहाली के लिए कि लोकतंत्र हाँ काम करे, इसलिए तो चुनाव होता है, ताकि सभी अपना मत दे और सरकार को चुने। चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए अभी जो सत्ता में है उसको आपको पसंद नहीं, वो काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट चुनाव में आप दूसरे को वोट दे दीजिए, वो जीत जाएगा। चुनाव से हमें सही और ना मनपसंद प्रतिनिधि को सरकार चुन सकते हैं। आपको जो मन में पसंद है, ऐसा नहीं कि देखने में अच्छा, यार जो सच में अच्छा काम करे उसी को चुना जाता है इसमें। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिया गया अधिकार कौन सा? मानव जो ये सब है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। मतलब ये सारे अधिकार है, और यही दोस्तों मतलब मानव का जो अधिकार है, मूल अधिकार, उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। समझ गए? तो यही चीज़ लिखा है कि बिल्कुल गर्व के साथ जीने का
अपमान नहीं करने का, समझ गए हो। 14 नंबर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करे और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखे। तो देखो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मतलब क्या, ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में कहा जाता है, मतलब जहाँ जल है उनको आर्द्र कहा जाता है, जहाँ जहाँ बिना जल का ये वन होता है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। आगे देखो सागौन, इसका जो मुख्य वृक्ष क्या है, सागौन इस वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। समझ गए। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है, मैंने जस्ट पॉइंट लिख दिया, आप लोग उसको डिटेल में लिखोगे, ठीक है। ये इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा आंसर बनेगा। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आप डिटेल में लिखोगे कि वन संरक्षण के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसके तहत वनों की कटाई पर रोक होना चाहिए। अगर कोई वनों की कटाई करता है तो उसे दंड देना चाहिए, इस प्रकार बनाकर लिखोगे। इसमें वृक्षारोपण, इसमें क्या लिखोगे, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वृक्षारोपण से वनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इस पर भी सभी लोगों को जागरूक होकर सभी वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों को काटने पर रोक लगाना, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर अगर पेड़ काटते जाएंगे तो वन खत्म होते जाएंगे, इसलिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वनों को आग से बचाना, अब वनों में अगर आग लग जाएगा तो वनों को आग से भी बचाना चाहिए, क्योंकि वनों में आग लगे तो वन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। बना बना के आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा नहीं, लेकिन आप सबके बारे में डिटेल लिखोगे कम से कम 3-4 लाइन करके। वनों को अधिक चराई से बचाना, अब वनों को अगर अधिक चरा देगा, ठीक है, क्योंकि वन कब बनता है, छोटे पौधा ही बड़ा होकर पेड़ बनता है और वही बहुत सारे पेड़ मिलकर वनों का निर्माण करता है। तो जब छोटा पौधा ही रहेगा उसी को अगर कोई चर जाएगा, ठीक है, चरना मतलब गाय खा जाएगी, ठीक है। अब जो गाय चराई वही लोग जानता है ना अब लोग गाय चराए कि नहीं, चराए हैं कि नहीं, कमेंट जरूर बोलना। तो अधिक चराने से बचाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे पौधे में अगर उसको खा देगा तो पेड़ नहीं बन पाएगा, पेड़ नहीं बनेगा तो फिर वन नहीं बन पाएगा, यही चीज़ है। किसी देश की आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो देखो किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है, मतलब अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है। आर्थिक विकास मतलब क्या, पैसों के मामले में अगर कोई सशक्त होगा, पैसे उसको मिलेंगे तो गरीबी नहीं रहेगा, निर्धनता में कमी होगी, वही चीज़ है। आर्थिक विकास मतलब क्या, वो पैसों के मामले में सक्षम होगा। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विकास होगा तो निर्धन लोग कम होंगे। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि, वही घनिष्ठ मतलब कह सकते हो विपरीत संबंध है। आर्थिक समृद्धि, घनिष्ठ मत लिखना, विपरीत लिखना, ठीक है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, मतलब आर्थिक समृद्धि हुआ, वो पैसों के मामले में सक्षम हो गया, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अवसर मिलेगा, ठीक है। अब कहता नहीं कि पैसा आता है तो ये दिमाग खुलता है, उसी प्रकार का है, ठीक है। और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाती है, मतलब अब पैसा किसी पास होगा तो अलग अलग वो चीज़ में निवेश कर सकता है। मानव विकास में निवेश के लिए मतलब अपना विकास के लिए वो अलग अलग कर सकता है निवेश, फैक्ट्री खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोग अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के प्रोत्साहित कर दिया, और शिक्षा में निवेश करता है ताकि मेरा बेटा बेटी पढ़कर आगे बढ़े, कुछ अच्छा सा नौकरी करे, ताकि वो निर्धनता के स्तर को हटा सके। ये सारा चीज़ में लिखा हुआ है, आप लोग बना बना के लिख सकते हो। अगला सवाल है कि भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो भारत की चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक क्या क्या देख लिए। चुनाव की सबसे पहले घोषणा करता है, यानी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दिशा निर्देश तथा घोषणा किया था कि हाँ ऐसे चुनाव होगा, इस दिन चुनाव होगा, उसकी घोषणा होती है। फिर सभी लोग लग जाता है होड़ में, नामांकन पत्र भरना है, भाई मुझे भी नेता बनना है, तो सब लोग जितने सारे प्रत्याशी होते हैं, आपको भी होंगे, वार्ड मेंबर, मुखिया, पार्षद, क्या क्या होंगे, ठीक है। अभी हाल ही तो चुनाव हो रहा है झारखंड में, दोहरा चुनाव का पत्र भरा जाता है, ठीक है। कल तो रिजल्ट होने वाला है शायद ना चुनाव का। चुनाव चिन्हों का आवंटन, जिन प्रत्याशियों को जांच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चिन्ह दिया जाता है कि हाँ तेरा भाई ये चिन्ह है, तेरा एसी छाप है, तेरा टॉर्च छाप है, तेरा बल्लेबाज छाप है, अलग अलग सबको छाप दिया जाता है। फिर घोषणा पत्र जारी करना, प्रत्येक राजनीतिक दल, यहाँ पर राजनीतिक दल लिख देना, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की घोषणा करता है, यानी कि पहले ही, अब आप नेता में खड़े होंगे तो पहले बताओगे ना जनता को, भाई मैं जीतूंगा तो सबको 1-1 लाख दूंगा, भाई मैं जीतूंगा तो सबको एक मर्सिडीज कार दे दूंगा, भाई मैं जीतूंगा तो सबके घर एकदम पक्का बनवा दूंगा। इतने सारे यार वादा कर दो ना, अब ऐसे ही चुनाव जीत जाओगे ठीक है, चलो मैं मजाक कर रहा था। तो वही लोग करते हैं ना कि चुनाव के टाइम तो कुछ भी लोग वादा करके चले जाते हैं, लेकिन क्या सच में वो चुनाव के बाद पूरा करते हैं, कमेंट करके बोलना। आगे देखो क्या है नेक्स्ट चुनाव अभियान, उसका चुनाव अभियान शुरू होता है, ठीक है।
एकदम पूरा होर्डिंग लेके, पैम्पलेट्स लेके घर घर में, अब की बार मोदी सरकार, या अब की बार। साथियों, दोस्तों, याद रखे, क्या बोलता है, एसी छाप हमारा है, वहीं पर बटन दबाना है, क्या क्या पूरा बोलते हैं ना, वही चीज़ है। चुनाव प्रचार में सभी लोग लग जाते हैं। साथियों, भूले नहीं आपका अपना चुनाव चिन्ह, ठीक है, टीवी छाप या फिर टॉर्च छाप, ठीक है। तो ये चीज़ चुनाव अभियान में लग जाता है। फिर होता है मतदान, आ जाता है मतदान का दिन, जिसमें सभी नागरिक, हम जो भी 18+ उम्र वाले होते हैं, जिनका वोटर कार्ड बन जाता है, वो लोग क्या करते हैं, चुनाव में अपना मतदान केंद्र जाकर मतदान करते हैं। फिर मतों की गणना होती है। मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाती है और परिणामों की घोषणा। मत की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसे विजयी घोषित किया जाता है और डम डमाने के, एकदम बजा बजा के वो मौज मस्ती करता है कि चलो भाई जीत गए। अब जितना मतलब क्या, चुनाव 2 चरणों में होता है। पहला चरण में क्या हुआ कि नेता चल गए जनता के चरणों में, दूसरा चरण में अब जनता जाएंगी नेता के चरण में। चलो आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें तो निम्नलिखित कारक क्या क्या देख लो। तापमान सबसे पहला है। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान होने पर पौधे पनप नहीं सकते हैं और इसी तरह उच्च तापमान में भी पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, झुलस जाते हैं। वर्षा है सेकंड पॉइंट में, यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधों हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। मतलब हर एक पौधे के लिए एक जैसा नहीं, किसी को ज़्यादा चाहिए, जैसे धान रोपने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उसी प्रकार वर्षा की मात्रा में भी हर एक पौधे के लिए वर्षा की मात्रा क्या अलग अलग चाहिए, पानी की मात्रा अलग अलग चाहिए। मिट्टी के प्रकार, उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्र की वनस्पति से भिन्न होती है। मतलब बांगर में अलग वनस्पति पनपते हैं, खादर में अलग पनपते हैं, ठीक है। धरातलीय स्वरूप, धरातल का स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करता है, कैसा जमीन का स्वरूप है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है तो यह आवश्यक है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश तो जानते हैं, उसी के द्वारा तो प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये लास्ट वाला मानचित्र है जो मैं अलग वीडियो में, जितने मानचित्र का एक भी सवाल नहीं बताऊँ, एक स्पेशल वीडियो में सभी को बता दूंगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का सेट 3 कंप्लीट, और सारा सेट सोशल साइंस का कंप्लीट हो गया। साइंस का भी कंप्लीट, सोशल साइंस का भी कंप्लीट, मैथ का एक बचा है, कल अपलोड कर दूंगा, हिंदी साइंस का भी, हिंदी इंग्लिश का भी कर दूंगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो ताकि मुझे अच्छा लगे और सभी को ही पढ़ पाए। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।